जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछला जो क्लास चल रहा था प्यारे बच्चों, उसमें हमने बताया था सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, आज हम लोग उसी को देख लेते हैं। जिसमें पॉइंट है शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब शिक्षकों के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी क्या रूपरेखा है, उसमें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है विद्यालय एवं कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए। प्यारे बच्चों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है सेवारत अध्यापकों के लिए, उसमें आप देखेंगे कि चाहे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हों या फिर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हों, उन विद्यालयों को या कक्षाओं को इतना आकर्षित बनाए जाने की बात की जा रही है जिससे बच्चे स्वयं ही प्रेरित हों विद्यालय आने के लिए। तो विद्यालय का रख रखाव, बनावट, जो स्वरूप है, और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की साफ सफाई और कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, या फिर वहाँ पर दीवारों पे अच्छे अच्छे स्लोगन, पोस्टर ना जो निर्मित किया जाए, जिसको बच्चे देख करके स्वयं लगे कि नहीं, हाँ इस विद्यालय में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। ऐसा कहीं ना कहीं आकर्षक बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो कि आज का हम लोग बात करते हैं, जो भी कैरिकुलम बन रहा है, चाहे आपका प्राथमिक विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय हो, वो पूरा का पूरा क्या है, बाल केंद्रित है। बालक को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है और बालक को ध्यान में रख करके ही शिक्षक जो है वो शिक्षण कार्य करता है ना। तो ये जितने भी कार्यकलाप हैं वो किस पे होने चाहिए, बाल केंद्रित पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण अधिगम का जो माध्यम होना चाहिए शिक्षा में गुणवत्ता लाए, ठीक है, और उसको प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि हम जो भी चीज़ें शिक्षण पद्धति अपनाते हैं वो बालकों के चहुमुखी विकास के लिए करते हैं, जिसमें उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और कह सकते हैं कि चहुमुखी विकास की बात की जाती है। ये तभी हो सकता है जब उसकी शिक्षा प्रणाली क्या हो, बाल केंद्रित हो, बालक को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें निर्मित की जाती हों, तभी हम शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं, जो ये पॉइंट कह रहा है। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, शिक्षकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया जाए। ठीक है, तो विद्यालय को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आप देखेंगे कि भाई बच्चों को कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के लिए वहाँ पर क्या होने चाहिए, भवन होने चाहिए। और शिक्षा नीति जो हम 1986 की जब बात करते हैं तो उसमें भवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें बताया गया है कि 30 वर्ग मीटर का क्या होना चाहिए, एक कक्षा का आकार होना चाहिए, और कक्षा से सटा हुआ 9x8 का एक बरामदा भी होना चाहिए, जिसमें बड़ी बड़ी कक्षा में क्या होनी चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, बड़े रोशनदान होने चाहिए, जो उचित मात्रा में बच्चों को प्रकाश मिल सके। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वातावरण से वो प्रभावित होंगे बच्चे। बरसात के मौसम में, बहुत ज़्यादा धूप के मौसम में उनकी शिक्षा जो होगी वो बाधित होगी। तो इसलिए प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, भवन होना चाहिए। पहले के समय में आप देखेंगे तो जो शिक्षा होती थी वो पेड़ों के नीचे ही दी जाती थी। अब मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है और ये वृक्ष है, इस साइड अगर मान लीजिए कि एक साइड धूप पड़ रही है और दूसरे साइड छाँव है, तो जहाँ पर छाँव रहता है वहीं पे कक्षा, उस साइड बच्चे बैठ करके टाट पट्टी पे टीचर वहीं पे शिक्षा दे रहा है। अब धूप ये जैसे समय के अनुसार सूर्योदय अपना ऐसे ऐसे जाते हैं ना ऊपर की ओर, तो अब जैसे जैसे सूर्य घूमेगा, या कह सकते हैं सूर्य नहीं पृथ्वी घूमेगी, तो एक तरीके से अब सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे वो जाएगा उस तरीके से कक्षा भी उनकी बदलती रहती है, उसी पेड़ के नीचे ही यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं ना। तो इसलिए भवन का होना बहुत जरूरी है। शिक्षकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में
अस्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया जाए। अब शिक्षक कितने होंगे, इसमें भी ये बात कहा गया कि मान लीजिए वहाँ पर जब अगर नियुक्ति होती है तो 40 बच्चों पे एक शिक्षक होगा ना। अगर प्राथमिक की बात किया जाए 2 शिक्षक है तो उसमें एक महिला शिक्षक की बात की जाती है। तो और उन शिक्षकों को क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण सामग्री दी जा रही है। अब क्योंकि उन्हीं सामग्री की सहायता से ही शिक्षण क्या करेगा, शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली या कक्षा को प्रभावशाली बनाएगा। तो उसका भी कह रहा है कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया जाए। चौथा पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आप लोगों ने, प्यारे बच्चों ने देखा होगा कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसका न्यूनतम मद का उल्लेख किया गया था कि ये चीज़ें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और वो शिक्षण सहायक सामग्री दी गई या और भी बहुत सारे नॉर्म्स थे, वो नॉर्म्स को पूरा करने का न्यूनतम स्तर पर प्रयास किया गया है, उसी का उल्लेख किया गया है। अब प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, ठीक है, जितने भी नॉर्म्स हैं या फिर मद कह सकते हैं, उसका गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद का मानक एवं उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है हर एक कह सकते हैं नॉर्म्स या मानक के अनुसार होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि शिक्षकों के लिए क्या मानक होना चाहिए, विद्यालय के लिए क्या मानक होना चाहिए, कि कितने कक्षा होने चाहिए, कितने उस 1 से लेकर के 5 तक है तो वहाँ पे कितने टीचर होने चाहिए, उसमें प्रधानाध्यापक होना चाहिए, उसमें कितनी महिलाएं होनी चाहिए, महिला अध्यापक होना चाहिए, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्या है, मानक के अकॉर्डिंग होता है जो राज्य सरकार ने विद्यालयों के निर्धारित किया है। तो वो कह रहा है कि मानक एवं उसकी विशेषताएं निर्धारित की जानी चाहिए। तभी कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं कि अध्यापकों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और निर्धारण के दौरान जो हम रूपरेखा बनाए हैं और उसी रूपरेखा के आधार पर अगर हम चलते हैं तब कहीं ना कहीं हम प्राथमिक जो शिक्षा है या शिक्षक हैं, माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनमें या वो शिक्षक क्या कर सकते हैं, उस शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी पॉइंट। अब मैं उसको साफ करके फटाफट आगे बढ़ता हूँ। अब इस रूपरेखा के अलावा एक पॉइंट है शिक्षकों को प्रशिक्षण। ठीक है, अब शिक्षकों को प्रशिक्षण किन किन चीज़ों के लिए दिया जाए ये भी समझ लीजिए। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना। अब किन चीज़ों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो पहली चीज जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ना। आप देखे होंगे कि प्रयोगशाला में तमाम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और वो प्रयोग लैब में जब किया जाता है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक कहीं ना कहीं बच्चों से कराना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाती है तो आप देखेंगे कि प्रयोगशाला नष्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है या फिर बच्चों को काफ़ी उसका हानि पहुंचता है, उनकी आँखों में या शरीर से में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रभावित कर सकता है। तो ये रासायनिक जो पदार्थ हैं वो किस में होने चाहिए, तो आप देखे होंगे तमाम शीशे के बॉटल होते हैं और कह सकते हैं उन्हीं बॉटलों में उसको हवा बंद होना चाहिए, मतलब हवा उसमें प्रवेश ना कर सके, नहीं तो रासायनिक जो अभिक्रिया है वो भी सही ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जो पदार्थ है ना उसको हल्का हो जाएगा, वो बहुत सारे गैस उसमें जो है वो निकल जाएंगे तो वो हल्के हो जाते हैं, इसलिए उसको डिब्बा बंदी कर दिया जाता है, उसमें बाहर से कोई इन्वायरमेंट ना पहुंच पाए।
तो उसका भी किस तरीके से प्रयोग करना है, परख नली में कितना डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, किस तरीके से परख नली रखना है, सीधा रखना है, गर्म कैसे करना है, ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षकों को प्रशिक्षण के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और उसको किस तरीके से सामग्री को रखा जाए, इसका भी प्रशिक्षण टीचरों को दिया जाता है। उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के चट्टान हैं ना, या फिर कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ हैं, ना, खनिज पदार्थ हो गए, यही पे लिख दे रहे हैं, खनिज पदार्थ के टुकड़े। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ भी ना, जैसे भूगोल में आप देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के पहाड़ों के चट्टान रखे रहते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, या फिर तमाम खनिज पदार्थ भी रखे रहते हैं। उसमें पदार्थों को बच्चों को अवगत कराया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये भी आप देखे होंगे ना, जैसे मान लीजिए गेहूं की बाली हो गई, या फिर धान की बाली हो गई, या फिर पदार्थों में ये भी आएगा ना, चट्टानों में विभिन्न प्रकार के बालू के रेत हो गए, चट्टान हो गए, विभिन्न प्रकार के चट्टान होते हैं। तो उन चट्टानों का जो छोटे छोटे पदार्थों के रूप में रखा रहता है, जिसको आप कह सकते हैं प्लास्टिक के डिब्बों में उसको रखा जाता है, या फिर शीशे के भी, कांच के भी डब्बे होते हैं, डब्बे तो नहीं कह सकते, कांच की कह सकते हैं कि बॉक्स होता है, उसमें रखा जाता है और वहीं से बच्चों को दिखाया जाता है ना। प्लास्टिक का है तो जो ऐसा प्लास्टिक हो सफ़ेद रंग का, जिसमें आर पार बच्चे को वो अगर बाली दिखा रहे हैं, गेहूं की बाली अगर दिखा रहे हैं तो वो दिखे, उन्नत किस्में हम बता सकें कि इस धान की ये वैरायटी है, गेहूं की ये वैरायटी है, हम उनको दिखाते हैं बच्चों को। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे में रखे जाते हैं, और इसका भी टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से दिखाना है, किस तरीके से उनका प्रयोग करना है। उसके साथ साथ मापन के उपकरण रहते हैं ना, प्रदर्शन, मापन का जो उपकरण होता है उसका प्रदर्शन और प्रयोग किस तरीके से करना है, ये भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, तो बहुत छोटे छोटे भार होते हैं, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का, 15 ग्राम का, 20 ग्राम का, ना ऐसे भार होते हैं जो कि आप देखेंगे अगर केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं आप तो उसमें हाथ से आप उठाएंगे तो बहुत नहीं हो पाता, तो उसको ना चिमटी होती है, छोटी छोटी चिमटियाँ, उसको उठा करके तुला पे रखा जाता है और नाप करके उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्ट लिए जाते हैं, सॉल्ट ले करके तब अभिक्रिया कराई जाती है। तो अब तभी जब सही ढंग का आप माप करेंगे ना, तभी वो सही रिजल्ट भी आता है। तो इसका प्रदर्शन करके, उपयोग करके भी बताया जाता है, और जब ये टीचर को प्रशिक्षण दे दिया जाता है तो टीचर बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। इस प्रकार से मापन का हर एक क्षेत्रों में कह सकते हैं कि भूगोल के विषयों में भी होता है, भौतिक विज्ञान में होता है, केमिस्ट्री में होता है ना, अन्य विषयों में भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। तो मेजरमेंट तो बहुत सारे विषयों में है। तो इसके उपकरण का प्रदर्शन जो है टीचरों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, और भी अगर देखा जाए तो जो सरल औजार हो गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कृषि पढ़ते हैं, तो कृषि में आप देखे होंगे फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, उसका भी प्रयोग करना सिखाया जाता है। और हथौड़ा हो गया, सरेता हो गया, या फिर जो बागवानी में काटने वाला होता है बड़ा सा कैंचा, उसका प्रयोग हो गया। पिलास हो गया, पिलास हम लोग बोलते हैं, पिलास हो गया, उसको तो किस तरीके से प्रयोग करना है काटने में, खोलने में, उसको भी कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। तो ये सरल औजार होते हैं, इसका भी ट्रेनिंग टीचरों को दिया जाता है, टीचर बच्चों को ट्रेंड करते हैं, बताते हैं। ITI में आप देखे होंगे इन सरल औजारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। उसी तरीके से इंटर हाई स्कूल में आप देखे होंगे जो कृषि पढ़ते हैं, होम साइंस बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो वहाँ भी आप देखे होंगे जो कैंची हो गया ना, उसका किस तरीके से प्रयोग करना है टीचर्स बताते हैं, इस तरीके का है। अब उसके पश्चात आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण से संबंधित चार्ट होते हैं,
विभिन्न प्रकार के उपकरण से संबंधित चार्ट के बारे में भी देखिए, यहाँ अगर हम प्राथमिक शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की बात किया जाए तो आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के उपकरण से संबंधित चार्ट भी होते हैं जो बच्चों को बताने के लिए टीचरों को ट्रेन किया जाता है। अब जैसे चार्ट की भी अपनी एक वैरायटी है, चार्ट कई प्रकार का बनता है, जैसे प्रवाह चार्ट हो गया, ट्री चार्ट हो गया ना, और सारणी चार्ट हो गई, और ग्राफ चार्ट हो गया। ये तमाम प्रकार के चार्ट बनते हैं। अब वो चार्टों के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, बताना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है तो ग्राफिकल चार्ट का भी यूज करते हैं ना, सारणी चार्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो अब टीचरों को जब ये प्रशिक्षण दिया जाता है तभी वो जाकर के बच्चों को सिखा पाते हैं, क्योंकि चार्ट की अपनी वैरायटी है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कहीं ना कहीं उपकरण होते हैं। अब उन उपकरणों का अपना एक चार्ट होता है। जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसके लिए एक अलग से चार्ट आता है कंप्यूटर्स के पार्ट्स का। जैसे अगर मैं कहूं उसमें भी तकनीकी के आधार पर अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर के अपना एक पार्ट्स हो गया, उसके उपकरण मार्केट में मिलते हैं बच्चों को बताना सिखाना, और सॉफ्टवेयर के अपने एक उपकरण होते हैं, उसका भी चार्ट मिलता है बच्चों को दिखाना बताना ना। या फिर दृश्य सामग्री के रूप में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उसको चार्ट के माध्यम से बताना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कहीं ना कहीं टीचर को उसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और उसी आधार पे किस चार्ट के अंतर्गत किस उपकरण का कब और कैसे प्रयोग करना है ये टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इस उपकरण में निपुण होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप इसमें आपका स्किल नहीं है, जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आपने चार्ट बना के लाया है और आप पहले ही उस चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर बच्चे देख लेते हैं तो उधर ही ध्यान लगा रहता है कि आज सर क्या लाए हैं बना करके, तो ये भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती है। तो इसलिए जब उसका प्रस्तुतिकरण हो तब उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, दिखाया जाए और उससे संबंधित ज्ञान उनको दिया जाए, तब वो रोचकता बनती है, तब वो आकर्षित रूप से ध्यान उनका आकर्षण होता है। अन्यथा पहले ही अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है, पहले ही ला करके कर रहे हैं तो ध्यान उनका उधर ही चला जाता है। तो इसलिए जो भी उपकरण हैं, चाहे चार्ट पेपर की हम बात करते हैं या चार्ट की बात करते हैं, तो वो उपकरण का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना भी टीचर को आना चाहिए। यही कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दिया जाता है उनको कि कब कैसे इसका प्रस्तुतिकरण करना है। कभी कभी जब शिक्षण हम कार्य करते हैं, अगर वो शिक्षण जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हम नियम और सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हमें व्याख्या के माध्यम से या कहानी के माध्यम से ही समझ में आ गया, तो हमको फिर वहाँ पे चार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बाधा भी उत्पन्न करती है समझ में, और ऐसा जब विषय वस्तु से संबंधित ना हो तब भी वो बाधा उत्पन्न कर देगी। तो इसलिए जब उसका प्रयोग है तभी उस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ किट मैनुअल, ये भी इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि देखे होंगे जैसे मैंने अभी बताया ना, गणित किट और विज्ञान किट, तो इसका अब एक ना मैनुअल होता है, एक अपना लिस्ट होता है, उसमें भी उसको भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको गणित किट का किस तरीके से प्रयोग करना है, विज्ञान किट का किस तरीके से प्रयोग करना है, जिसकी सहायता से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, ये है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत चाहे प्राथमिक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता हो या फिर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से इसमें स्किल डेवलपमेंट करके वो कक्ष में विद्यालय में आकर के वो बच्चों को इन सब का ज्ञान देते हैं, जिसके आधार पे वो अपने
शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि प्राथमिक हो गया या फिर आप माध्यमिक टीचरों की जब बात करते हैं तो उन टीचरों को समय समय पर ये प्रशिक्षण के लिए समयावधि भी निश्चित की गई है। जैसे ठंडी में आप देखेंगे तो 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, गर्मी में भी जो छुट्टियां होती हैं, वो जो छुट्टी होती है वो छुट्टी इसलिए नहीं होती है कि आप अपने परिवार के साथ किसी टूर पे जाएं, मनाली या फिर अन्य कहीं जगह घूमें, ऐसे इस चीज़ों के लिए छुट्टी नहीं होता है, बल्कि ये शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए छुट्टी दी जाती है ताकि साल भर या 6 महीने पढ़ाने के दौरान क्लास में जो ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली है, एक बार में ही सीख जा रहा है, या जो जड़ बुद्धि वाला है या स्लो लर्निंग वाला है, तो ऐसे बच्चों को हम कैसे सिखाएं, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है समय समय पर, ताकि उन बच्चों को जो कक्षा में सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे तो उनको यही सब चीज़ों से प्रशिक्षण दे करके सीखने की जो गति है वो प्रबल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए शिक्षकों को प्रशिक्षण की बात किया जाता है, सेवारत शिक्षकों को। तो ये कार्यक्रम आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है शिक्षकों के लिए। इस कार्यक्रम से लोग जुड़ करके बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आज भी तमाम मैनुअल बने हुए हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन कार्यक्रमों के माध्यम से, जिससे कि प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये है प्यारे बच्चों आज का टॉपिक, जो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक रखेंगे वो होगा प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ये आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिए पॉइंट, और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।